जी नमस्कार। स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस में। और इसमें हम लोग लूसेंट का जो जीके ये बुक है, इसी से हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के बारे में भी पढ़ लिया है, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। वो सीरीज तो चलता रहेगा। हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तो ये 5वां चैप्टर है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चट्टान यानी कि रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रोपोग्राफिक हैं, विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होती है, जैसे भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय जल के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और विश्व में विभिन्न प्रकार का जो वनों का विस्तार है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी चैप्टर लंबा है और हो सकता है कि इसको पार्ट वाइज के रूप में भी वीडियो इसका डिस्कशन का आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्थल मंडल के बारे में। और आज हम लोग चट्टानों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के चट्टान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिस्कशन का जो वीडियो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसको पहले आपको याद करना पड़ता है। तो इसका पीडीएफ मैं अपने इस टॉप रिवीजन क्लासेस अर्थात TRC बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में मैं पहले ही शेयर कर दूंगा और आप लोग उसे याद कर लेंगे। और याद करने के बाद जब डिस्कशन वीडियो को सुनेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर इसको पढ़ना कैसे था और इससे आने वाले प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थल मंडल 5वां चैप्टर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो संपूर्ण रूप से ऊपरी जो परत है, जिस पर महाद्वीप, महासागर स्थित हैं, उसे ही हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। तो इस प्रकार 100% में 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है और शेष भाग जो है 71% उस पर जल मंडल का विस्तार है। क्लियर है? पृथ्वी के भू क्षेत्रफल, पृथ्वी के स्थल मंडल एवं जल मंडल अर्थात पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3:7 होगा। क्लियर है यहां तक? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। तो यहां से ये प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 61%। और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 81% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। अर्थात पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और यह हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और साथ ही पृथ्वी पर अधिकतम जो गहराई है वह है मोरियाना गर्त अर्थात मोरियाना ट्रेंच, और यह है 11,022 मीटर। अर्थात इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई के बीच लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? तो मात्र 20 किलोमीटर का अंतर है। इसको हम लोग फिर ध्यान से पढ़ेंगे कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की है, जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और साथ ही विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और साथ ही पृथ्वी की अधिकतम गहराई जो है वह मोरियाना ट्रेंच की है और उसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इस प्रकार पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई यानी कि माउंट एवरेस्ट और अधिकतम गहराई मोरियाना ट्रेंच में अंतर मात्र 20 किलोमीटर का है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में ज्यादा मोटा होता है और जलीय क्षेत्रों में पतला होता है। तो यहां से पूछेगा कि स्थल मंडल की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में कितना होगी? 40 किलोमीटर का, और जलीय क्षेत्रों में कम होगा, यानी कि मात्र 10 से 20 किलोमीटर के आसपास होगी। अब हम लोग इसको दोहरा लेते हैं कि स्थल मंडल के बारे में कि सब पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं
स्थल मंडल कहलाती है और पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है और पृथ्वी के 71% भाग पर जल मंडल का विस्तार है। अर्थात इस प्रकार पृथ्वी के भू क्षेत्रफल यानी कि स्थल मंडल और जल मंडल का अनुपात क्या है? 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? 61% भाग पर। और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो 81% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी का अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और पृथ्वी की अधिकतम गहराई मोरियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई के बीच मात्र 20 किलोमीटर का अंतर है, 20 किलोमीटर का। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्या है? मोटा है, अर्थात इसकी मोटाई 40 किलोमीटर के आसपास है और जलीय क्षेत्रों में स्थल मंडल पतला है, वहां का मोटाई जो है 10 से 20 किलोमीटर का अंतर है। अब हम लोग आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। स्थल मंडल पर कुछ चीजों का विस्तार है जैसे कि चट्टानों का, रॉक्स का, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं और उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान, उसके अलावा अवसादी चट्टान और तीसरा होता है क्रियांत्रित यानी कि मेटाफॉर्मिक रॉक। तो चट्टान क्या है? पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की मूलभूत इकाइयां हैं और उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्रियांत्रित चट्टान। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न आग्नेय चट्टान से ही पूछे जाते हैं। आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नोइस रॉक्स कहा जाता है। इग्नोइस रॉक्स यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान को ही अंग्रेजी में इग्नोइस रॉक्स कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के कौन कौन उदाहरण हैं? जैसे ग्रेनाइट, गेब्रो, पैग्माटाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, एस्ट्रेबो। आग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गेब्रो। फिर से मैं पढ़ देता हूं। मैग्मा लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नोइस रॉक्स। और इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, पैग्माटाइट आग्नेय चट्टान है, डायोराइट आग्नेय चट्टान है और गेब्रो भी आग्नेय चट्टान है। तो इस प्रकार ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गेब्रो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होता है, अर्थात आग्नेय चट्टानों में कोई परत नहीं होती है, साथ ही कठोर संघनन का होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर जमाव का होता है और उसके अलावा जीवाश्म रहित होता है, यानी कि आग्नेय चट्टानों में कोई जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है रेलवे में भी एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन चट्टान जो है परत रहित होती है? तो आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नोइस रॉक्स। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है? स्थूल परत रहित, कठोर संघनन और उसके अलावा जीवाश्म रहित होता है। अगर ये पूछा जाए कि किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती है? आग्नेय चट्टानों में। कौन सी चट्टानें परत रहित होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें कठोर संघनन की होती है? तो आग्नेय चट्टानें। और कौन सी चट्टानें मैग्मा और लावा के जमने से बनती है? तो आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गेब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानों का। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। पैग्माटाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। डायोराइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान। और गेब्रो किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान का। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान का। और इसमें लोहा यानी कि आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और इसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है? पैग्माटाइट जो है इसी में अवरख मिलता है। वह कौन सी आग्नेय चट्टान है जिसमें अवरख मिलता है? तो वह पैग्माटाइट आग्नेय चट्टान है जो झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है और उसी में अवरख मिलता है। क्लियर है? अब आते हैं कि कुछ आग्नेय चट्टानी पिंड्स हैं।
जिसे इग्नोइक रॉक्स बॉडीज कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होकर, आप तो यहाँ तक पढ़ लिए थे कि मैग्मा या लावा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती है, तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं और इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति और आसपास की पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर की जाती है और अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि बैथोलिथ, लोकोलिथ, लैपोलिथ, फोकोलिथ, सील, डाइक, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टानी पिंड्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैथोलिथ के बारे में। तो अब अगर ये बैथोलिथ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा कर लें कि कौन सा अंतर्भेदी चट्टानों से बनता है। तो अंतर्भेदी चट्टानों से कौन बनेगा? बैथोलिथ। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? बैथोलिथ। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड बैथोलिथ है और सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड बैथोलिथ है। और किसे पतालीय पिंड भी कहा जाता है? बैथोलिथ को। सबसे बड़ा अंतर्भेदी चट्टान कौन सा है? बैथोलिथ है। और यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है बैथोलिथ, जिसके किनारे खड़े होते हैं और ऊपरी तल जो है विषम होता है, अर्थात उबड़ खाबड़ होता है और यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कौन सा आग्नेय चट्टानी पिंड ग्रेनाइट से बनता है, तो बैथोलिथ। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है? बैथोलिथ। सबसे बड़ा अंतर्भेदी चट्टान कौन सा है? बैथोलिथ। और एक पतालीय पिंड से कौन बनता है? बैथोलिथ। और यह मूल रूप से ग्रेनाइट से बना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो किस प्रकार के चट्टानी पिंड से बना है? तो बैथोलिथ से बना है। और उससे इदाहो से भी बड़ा जो है कनाडा का कोस्ट रेंज है। कनाडा का कोस्ट रेंज सबसे बड़ा बैथोलिथ का उदाहरण है। तो कनाडा का कोस्ट रेंज एक नंबर पर हो गया बैथोलिथ का उदाहरण। और उसके अलावा यूएसए का इदाहो हो गया। दूसरा आता है स्टॉक, STOC के। छोटे आकार के बैथोलिथ को हम लोग स्टॉक कहते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहा जाएगा? स्टॉक। और इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। तो यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार के बैथोलिथ का ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद रूप में होता है? स्टॉक का। और स्टॉक का विस्तार 100 किलोमीटर से कम होता है। लोकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लोकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लोकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में कई प्रकार के लोकोलिथ देखने को मिलते हैं। लोकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्भेदी रूप है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्भेदी रूप कौन सा है? तो लोकोलिथ है। और लोकोलिथ बनता कैसे है? जब मैग्मा जो है, मैग्मा क्या होता है? गाढ़ा होता है, ज्वालामुखी के उद्गार से निकलता है। तो मैग्मा ऊपर के परत को जोर से ऊपर उठाता है तो क्या हो जाएगा? गुंबद यानी कि छतरी के रूप में जम जाएगा और इसी गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है, जिसे लोकोलिथ कहते हैं। और उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में कई लोकोलिथ देखने को मिलते हैं और बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्भेदी रूप कौन सा है? लोकोलिथ है। लैपोलिथ के बारे में आइए। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार का ग्रहण कर लेता है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं और लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका मिलते हैं। देखिए, लोकोलिथ उत्तरी अमेरिका और लैपोलिथ दक्षिणी अमेरिका। और लैपोलिथ क्या हो जाएगा? छतरी नुमा हो जाएगा, तस्तरी नुमा हो जाएगा और लोकोलिथ छतरी नुमा। फोकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं और इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं और 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले सील को हम लोग सीट कहते हैं। ठीक है। डाइक, तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो है आग्नेय चट्टानी पिंड किस रूप में पाए जाते हैं? सील रूप में पाए जाते हैं।
डाइक, DYKE या DIKE, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। और झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक दिखते हैं। तो इसको हम दोहरा लें, चट्टान यानी कि रॉक्स, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की मूलभूत संरचना है। और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय यानी कि इग्नोइक रॉक्स, दूसरा अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा कायांतरित यानी कि मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गेब्रो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होता है, अर्थात इसमें परत नहीं होता है, कठोर संघनन जमा हुआ होता है और इसमें कोई भी जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, कोई फॉसिल्स नहीं होता है। आंशिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। कौन? आग्नेय चट्टान। और इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाएगा कि चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम किस में पाए जाएंगे? आग्नेय चट्टानों में। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैग्माटाइट, कोडरमा झारखंड में पैग्माटाइट में अवरख मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न आकृति के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं और इसका नामकरण इनके आकार, रूप एवं स्थानीय बगल में स्थित चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों के ही रूप हैं, जैसे बैथोलिथ। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्भेदी चट्टानों से बनता है और यह एक पतालीय पिंड है और एक गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं और शीर्ष जो है विषम होता है, उबड़ खाबड़, जैसे इदाहो बैथोलिथ अमेरिका का और उससे भी बड़ा कोस्ट रेंज कनाडा का। स्टॉक क्या है? छोटे आकार के बैथोलिथ को हम लोग स्टॉक कहते हैं और इसका ऊपरी भाग गुंबदनुमा होता है और इसकी आकृति 100 किलोमीटर से कम होती है। लेपोलिथ, जब मैग्मा की परत ऊपर उठकर गुंबदाकार यानी कि छतरीनुमा हो जाता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं और उत्तरी अमेरिका के में लेपोलिथ दिखाई देता है। और लेपोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही अंतर्भेदी रूप है। और तो ये लोकोलिथ था और लेपोलिथ क्या है? जब मैग्मा ऊपर जाकर तस्तरी नुमा हो जाएगा और यह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। फैकोलिथ, मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहते हैं। सील जो है वह भूपृष्ठ के यानी कि जमीन के समांतर जब मैग्मा बहकर जम जाएगा तो सील बनेगा और यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में ऐसे कई सील पाए जाते हैं। 1 मीटर की कम मोटाई वाले सील को हम लोग सिस्ट कहते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमेगा तो उसे डाइक कहते हैं और झारखंड के सिंहभूमि जिले में डाइक देखने को मिलते हैं। अवसादी चट्टान, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रकृति के कारकों द्वारा छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बहुत दिनों बाद यानी कि बाद के काल में दबाव एवं रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य कारकों से परत दर परत ठोस के रूप में जमजीत निर्मित होती जाती हैं और इसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोरोमेट और नमक की चट्टान और सेल खड़ी। तो बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोरमेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टानों में परत होता है और इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इस प्रकार के अवसादी चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने के लिए चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि आपको ये खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री में। और 2 अप्रवेश्य चट्टानों के बीच में अगर एक प्रवेश्य चट्टान आ जाए तो वहां पर खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति हो जाती है। दामगो, दामोदर महानदी और गोदावरी नदी घाटी के बेसिनों में कोयला पाया जाता है। तो कोयला कहाँ पाया जाएगा? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री में। खनिज तेल कहाँ पाया जाएगा? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री में। नमक की चट्टान कहाँ पाई जाएगी? अवसादी सेडिमेंट्री में। सेल खड़ी कहाँ पाया जाएगा? अवसादी सेडिमेंट्री में। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और कांगलोरमेट कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर के द्वारा ही निर्मित है और बलुआ पत्थर
कयांत्रित यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है। क्लियर है? कयांत्रित यानी कि मेटाफॉर्मिक रॉक ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टान, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं या कयांत्रित हो जाती हैं। तो इसके कई नाम है, कयांत्रित कहिए, रूपांतरित कहिए, मेटाफॉर्मिक कहिए, और टेम्परेचर, प्रेशर एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें अर्थात इग्नोइस एवं सेडिमेंट्री रॉक्स परिवर्तित होकर क्या बन जाती हैं? कयांत्रित यानी कि मेटाफॉर्मिक रॉक बन जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी आग्नेय चट्टानें कयांत्रित होकर क्या बनती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस में बदलेगा? ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और गेब्रो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोरमेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान परिवर्तित होकर नीस में बदल जाता है। ग्रेनाइट किस में बदलेगा? नीस में। साइनाइट, साइनाइट नीस में, गेब्रो बदल जाएगा सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट बदल जाएगा सिस्ट में, और बिटुमिनस कोयला बदल जाएगा किसमें? ग्रेफाइट में। काफी इंपॉर्टेंट है। बिटुमिनस कोयला किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। और ये किस में बदलेगा? बिटुमिनस कोयला बदल जाएगा ग्रेफाइट में, बेसाल्ट सिस्ट में, गेब्रो सर्पेंटाइन में, साइनाइट साइनाइट सिस्ट में, और ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। अब कुछ अवसादी चट्टानें हैं, जैसे सपिंड, सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो बलुआ पत्थर किस में बदलेगा? क्वार्टजाइट में। काफी बार पूछा जाता है कि बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल भी स्लेट में बदल जाएगा। और सेल क्या है? अवसादी चट्टान है, और स्लेट में मेटाफॉर्मिक हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी चट्टान। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाएगा। तो सपिंड, सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में। बहुत पूछा जाता है कि चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या बनेगा? संगमरमर। और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट में बदल जाएगा, और बिटुमिनस ग्रेफाइट में बदल जाएगा। और कुछ कयांत्रित चट्टान भी रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे स्लेट फाइलाइट में और फाइलाइट सिस्ट में। तो इस प्रकार स्थल मंडल जो 5वां चैप्टर था उसमें हम लोगों ने कुछ स्थल मंडल के बारे में जानकारी लिया, और साथ ही चट्टानों के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा। तो यहाँ से तीनों ये जो चट्टान है, आग्नेय यानी कि इग्नोइक रॉक्स, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटाफॉर्मिक यानी कि कयांत्रित रॉक्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट है, आग्नेय और अवसादी। और यही आग्नेय अवसादी जो है टेम्परेचर, दबाव एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप मेटाफॉर्मिक में बदल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में, और इसको अलग अलग अपलोड करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगी।